दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई यह कहे कि मेरा देश बदल रहा है, सुनकर अच्छा लगेगा। कोई यह कहे कि अब भारत को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है, सुनकर और अच्छा लगेगा। उसके बाद कोई यह कहे कि अब जरूरत आ गई है कि हर क्षेत्र में सुधार हो, पुराने कानून खत्म हो, नए नियम कायदे बने। और शायद 2014-15 के बाद से भारत ने इन्हीं नारों के इर्द गिर्द इस देश में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। लेकिन इन बदलती हुई परिस्थितियों के ऊपर में जो रेड कारपेट डाल दी गई सियासी तौर पर, हमें लगता है कि आज इस रेड कारपेट को उठाया जाए। उसके नीचे सवाल एमएसपी का होगा, उसके नीचे सवाल एनसीएलटी का होगा, उसके नीचे सवाल इस देश की किसानी का होगा, उसके नीचे सवाल इस देश में राशन पाने वालों का भी होगा, उसके नीचे सवाल बैंकों की बदहाली की भी होगी, और उसके साथ सवाल इस देश में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उन परिस्थितियों का भी होगा। सवाल की शुरुआत तो इसी बात से की जाए कि जब कॉरपोरेट सेक्टर को लेकर भी रिफॉर्म का जिक्र किया गया, उसके बाद इस देश में एग्रीकल्चर को लेकर भी जो रिफॉर्म का जिक्र किया गया, और उसके बाद जब इस देश में राशन की दुकानों को लेकर भी रिफॉर्म का जिक्र किया जा रहा है, इनसे होने क्या वाला है और होगा क्या और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बात यहीं से आज शुरू की जाए। क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसके साथ आपके जहन में बहुत सारे सवाल लगातार आते चले जाएंगे। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इस देश के भीतर में 2016 में बनता है। इसके मातहत हजारों कंपनियां इसके दायरे में आती है और कहती है कि हम अपनी कंपनी को अब बेचना चाहते हैं, हम कर्ज में डूब चुके हैं। एक लंबी फहरिस्त है, कितने सारी कंपनियों के मामलों को निपटाया गया, कितनी कंपनियां दूसरे हाथों में दे दी गई, कितनी कंपनियों ने अपने आप को बैंकों से कितने करोड़ का कर्ज लेने के बाद दिवालिया घोषित कर दिया। यह एक अनकही गाथा है, लेकिन इसके भीतर के मंत्रों को कभी आपने पढ़ने की कोशिश की? सबसे ताजा उदाहरण वीडियोकॉन का है। ये वही वीडियोकॉन ग्रुप है जिसने 1986 में जिसको लाइसेंस मिला था कि अब वह इस देश के भीतर में कलर टेलीविजन बनाए। 1990 में इसने एसी बनाना शुरू किया, इसने वॉशिंग मशीन बनाई, रेफ्रिजरेटर बनाया। 2000 में इसने ऑयल गैस के क्षेत्र में कदम रखा, टेलीकॉम के क्षेत्र में कदम रखा, रिटेल डीटीएच टीवी के क्षेत्र में कदम रखा। 2016 में इसने डीटीएच को बेचा, डिश टीवी को। इसने एयरटेल को अपने हाथ में जो एक स्पेक्ट्रम था, वीडियोकॉन का जो स्पेक्ट्रम था, वह उसने एयरटेल को भेज दिया। और 2018 में यह एनसीएलटी के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। इसके ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज कौन लौटाएगा? इसके ऊपर जो भी कर्ज लिया गया था वो कर्ज 46,000 करोड़ से ज्यादा का था। और इस कंपनी को जिस दूसरी कंपनी ने खरीदा उसने मात्र 3,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आपके जहन में यह सवाल होगा, 46,000 करोड़ रुपया कोई कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, उसको 3,000 करोड़ में कोई खरीद ले, तो पैसा जो कर्ज में लिया गया उसको लौटाएगा कौन? वो है किसका पैसा? अब आप समझने की कोशिश कीजिए। जो कर्ज था उसमें एसबीआई से 10,994 करोड़ का लोन लिया गया, आईडीबीआई से 9,504 करोड़ का लोन लिया गया था, सेंट्रल बैंक से 4,969 करोड़ का लोन लिया गया, आईसीआईसी बैंक से 3,295 करोड़ का लोन लिया गया, यूनियन बैंक से 2,515 करोड़ का लोन लिया गया। यानी कुल मिला के जो 13 कंपनियां थी इनकी वीडियोकॉन की, उसके मातहत जो कुल कर्ज निकल कर आया वो 57,000 करोड़ का था। और वो 13 की 13 कंपनियों को एनसीएलटी ने क्लब कर दिया और उसको 3,000 करोड़ में अनिल अग्रवाल, उनकी कंपनी ट्विन स्टार टेलीकॉम्निक्स जो है, उसको उन्होंने हवाले कर दिया। ये वही अनिल अग्रवाल हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जो लोन देने वाले कॉरपोरेट सेक्टर के लोग थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को जो पैसा दान दिया था, पॉलिटिकल फंडिंग की थी, उसमें इनका नाम भी आता है। ये वही अनिल अग्रवाल है जिनकी नजर अब बीपीसीएल पर है। ये वही अनिल अग्रवाल हैं जिन्होंने ऑयल के क्षेत्र में भी कदम रखा और रावा ऑयल फील्ड में इनकी 28% स्टेक थी, जो कि वीडियोकॉन से लेने के बाद वो 48% हो गई। ये रावा इलाका जो है, ऑयल फील्ड का जो है, यह लगभग 14,232 बैरल हर दिन यह ऑयल जो प्रोडक्ट निकालता है वो पर डे का है। यानी इतना पैसा राइट ऑफ कर दिया गया क्या बैंक का?
कर दिया जाएगा, वो एनपीए के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि नई रिपोर्ट यह भी बता रही है कि इस कोविड के दायरे में होते हुए जो बीते 1 सवा साल हो गए, इसमें एनपीए और बढ़ गया है।